नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज शो की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। क्या आपको याद आता है जब आपकी जिंदगी से जुड़े सीधे मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा हुआ हो? दिल्ली हो या देश के दूसरे शहर लगातार प्रदूषण की मार से जूझ रहे हैं, लेकिन संसद में हंगामा एसआईआर का होता है और जब उस पर बातचीत के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो फिर एक ऐसे ऐप को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है जहां वो वैकल्पिक है और सरकार भी हंगामे के बाद इस पर से अपने कदम पीछे खींच लेती है। लेकिन शायद ही ऐसा कभी सांसों की इमरजेंसी के लिए हो। हमारे और आपके पैसे से जो संसद चलती है, जिसके एक एक मिनट का खर्चा लाखों करोड़ों में है, वो इसी शोर का शिकार बन जाती है। मॉनसून का सत्र आपको याद होगा, इससे पहले भी न जाने संसद के कितने ऐसे सेशन हैं जहां पक्ष विपक्ष के टेंशन में जनता का लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया। $1 का भाव आज गिरकर 90 रुपए के पार चला गया है। एक ऐतिहासिक गिरावट है और चिंता की बात भी इसके साथ कुछ चिंता की लकीरें भी खींचेंगे। लेकिन किसको परवाह है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की जवाबदेही जनता और संसद के प्रति है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सहमति से संसद चले, इसको लेकर कोई पुख्ता और सख्त नीति क्यों तैयार नहीं होती, ताकि संसद के बहुमूल्य समय की बर्बादी न हो और जवाबदेही भी तय हो। नमस्कार, मैं विपिन भट्ट। आज हम शीतकालीन सत्र में जो हंगामा और संग्राम चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है जो संसद के चलने में सबसे बड़ी रुकावट है और अब तो जैसे ये नॉर्म बन गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। उसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता निगहत अब्बास, टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ रहमान, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक संसद के अंदर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। हम तो मानते हैं कि दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं। एक ने जनता को चुना है काम करने के लिए, लेकिन दूसरे को भी जनता ने एक तरीके से चुना ही है उस काम की निगरानी करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए और उस जनता की आवाज बनने के लिए। अब अगर ये दोनों आपस में लड़ें और बातचीत ना बने, कोई सार्थक नतीजा ना निकले, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो, बात इस बात की हो या बहस इस बात की हो कि आप गलत, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपने आवाज दबा रखी है, आपने आवाज तमाम चीजें, लेकिन अंत में क्या? तो प्रेम शुक्ला जी, जैसा मैंने कहा कि सदन के अंदर तो दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी, यानी सत्ता पक्ष की या विपक्ष की या दोनों की? और होती है तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा होती है? इसको कौन ठीक करेगा? देखिए, संसद का सुचारू रूप से संचालन हो, ये जितना सत्ता पक्ष का दायित्व है उतना ही विपक्ष का भी दायित्व है। विपक्ष को हमेशा सिर्फ संसद को गतिरोध बढ़ाने की दिशा में काम करना और इसी को अपनी संसदीय दक्षता समझना, यह निश्चित तौर पर एक उसकी नकारात्मक वृत्ति है। संसद का जो संचालन है उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी संसद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सभापति, दोनों के पास बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है और यह प्रयास होता है कि कार्यसूची जो निश्चित हो, निर्धारित हो, उस कार्यसूची पर संसद के सत्र के दौरान सुचारू रूप से संसद का संचालन सुनिश्चित हो। लेकिन कई बार जब आप कार्य सूची जो है वो आपने निर्धारित तो कर ली, लेकिन जब आप संसद में आए तो सदन में आप हंगामा खड़ा करते हैं तो उससे सदन का कामकाज बाधित होता है। किसी भी विषय पर सरकार का 2014 से लेकर 2025 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसद के कार्यों के प्रति दायित्व बोध हमेशा सर्वोत्तम रहा और हमेशा उनका जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत जिस विषय पर भी विपक्ष चर्चा करना चाहे, सत्ताधारी दल हमेशा तैयार होता है। जैसे इस बार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है। हालांकि 1988 में लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान बलराम जाखड़, जब श्रीमान राजीव गांधी की सरकार थी, तब उन्होंने यह रूलिंग बाकायदा दी हुई है
कि निर्वाचन आयोग के कार्यों पर चर्चा संसद में संभव नहीं है। ये किसकी रूलिंग है? ये बलराम जाखड़ जी की रूलिंग है। बलराम जाखड़ जी कब लोकसभा अध्यक्ष थे? 1988 में थे। 1988 में श्रीमान राजीव गांधी की सरकार थी। तब से लेकर विविध संसदीय सत्रों में कभी निर्वाचन आयोग के कामकाज पर संसद में चर्चा की जो है परंपरा नहीं रही है। फिर भी अगर जो है विपक्ष चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस पर सुचारू चर्चा हो, तो भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ही यह रुख रहा है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पष्टता से कह चुके हैं कि हम संसदीय प्रक्रिया के तहत इस विषय पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब जो है उसके लिए तिथि का निर्धारण भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर, नहीं तो कई बार क्या होता है, मणिपुर के मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा हुआ। जब चर्चा आहूत हुई, चर्चा में विपक्ष को जो कुछ कहना था कहा, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे तो ये हंगामा करते हुए जो है बहिर्गमन कर देते हैं। ऐसा तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिसमें जब सत्ताधारी दल विपक्ष द्वारा उठाए गए बिंदुओं के सकारात्मक उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है, तब विपक्ष जो है संसद में सकारात्मक चर्चा में सम्मिलित होने की बजाय हंगामा खड़ा करता हुआ बहिर्गमन कर जाता है। तो निश्चित तौर पर यह संसदीय परंपरा के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य नहीं हो रहा है। हमारी विपक्ष से यही अपेक्षा है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है, और विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार के जो भी सुझाव हैं, सरकार द्वारा की गई कामकाज में उनको कमियां निकालने का अधिकार है, वो संसदीय प्रक्रिया का पूरी तरह से सदुपयोग करें और सरकार को घेरने का कोई अवसर ना छोड़ें। लेकिन सिर्फ संसद में हंगामा खड़ा करके अगर सुर्खियां बटोरने को वो संसदीय कामकाज समझते हैं, तो इससे न केवल संसदीय कामकाज का हित होता है, बल्कि जिस जनता ने आपको निर्वाचित करके, मतदान करके, जनादेश देकर भेजा है, उस जनता की आकांक्षाएं, जन आकांक्षाओं को भी पूरा करने में आप विफल रहेंगे। इसलिए विपक्ष के साथियों से करबद्ध आग्रह है कि कृपा करके संसद को सकारात्मक सदन के रूप में संचालित करने में पूर्णतः सहयोग करें। ठीक है निगत जी, भारत जो है वो दुनिया का अपने तरह की सबसे बड़ी, अपने तरह की क्यों, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संसद है, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो उसका जो कामकाज है ना, वो सबसे बड़े की जगह सबसे कम होता चला जा रहा है। जैसे नया नॉर्म सा बन गया कि काम तो होगा ही नहीं, तो अब इसको कौन तोड़ेगा, कौन इस चीज को नॉर्मलसी की तरफ लेकर आएगा? आप दोनों तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा आदर करती हूँ प्रेम भाई का, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बोलते बहुत अच्छा है, पर क्या है ना, जब ये सीधी बात का सीधा जवाब बना दे और इधर उधर दाएं बाएं कान पकड़ने लगे तो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि जिस कालीन को ये शीतकालीन सत्र कह रहे हैं, इसका नाम तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये रख देती कि 15 दिन में लोकतंत्र का शॉर्ट सर्किट सत्र, तो ही बेहतर होता। अरे बताइए, 15 दिन में 13 बिल आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन कहां हो रही है? क्योंकि 13 बिलों में से 10 बिल तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं हुई, कोई एनालिस्ट नहीं बिठाया गया, कोई डिबेट नहीं हुई। पता नहीं सदन चला रहे हैं या फिर ये नोटिफिकेशन सेंटर इन्होंने बना दिया है कि आएंगे, सूचना देंगे और चले जाएंगे, डिस्कशन से भागते रहेंगे। अरे विपक्ष से इतना डर क्यों लगता है? मेरे भाई ने यहां पर 2-3 चीजें बोली और मुझे बड़ी अच्छी लगती है बातें सुननी, पर जब झूठ लगता होता है तो बड़ा बुरा लग जाता है। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष तो बात ही नहीं करने दे रहा। अरे ये विपक्ष ही है जिसकी वजह से आज सरकार ने अगर रियलिटी में अमेंडमेंट कर दिया है संचार साथी ऐप में, तो ये जनता की और विपक्ष की ही जीत है। क्योंकि हम ही ने कहा था कि क्यों आप लोगों की प्राइवेसी में घुस रहे हो, जिसके बाद कल सिंधिया साहब ने डैमेज कंट्रोल करके कहा नहीं मैंडेटरी नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑप्शनल है। लेकिन फिर भी कल तक जो डीओटी का रिटन ऑर्डर था उसमें ये बात थी।
आज कुछ चेंजेस करे हो तो वो आगे पता चल जाएगा कि पहले प्री इंस्टॉल्ड लिखा था, अब प्री इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्योंकि पीआईबी भी अलग अलग आके अपनी ट्वीट्स चेंज करते रहते हैं। तो अभी किस पर भरोसा किया जाए, ये तो जब आगे आएगा तो समय बताएगा कि वाकई ये प्रिवेसी का ब्रीच कर रहे हैं, एक्चुअली में लोगों के घरों में घुस घुस कर ये ढूंढ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे उनकी प्राइवेट फोटोज हो, चाहे मैसेजेस हो, चाहे चैट्स हो, चाहे कॉल्स हो, चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, या वाकई ये लोग उससे पीछे हट गए, ये तो यही बता पाएंगे। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कभी सिंधिया साहब कुछ कहते, कभी डीओटी ऑर्डर कुछ, और आज प्रेम भाई कुछ कह रहे हैं और सदन में कुछ और बात होती है। उसके बाद एसआईआर पे चर्चा। अरे आप चलिए पुरानी बातें गिनवा रहे हैं, आप मत करिए एसआईआर पे चर्चा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इलेक्शन कमीशन को जब 27 दिनों में 32 बीएलओ की हत्या हो जाती है, मैं तो कहूंगी हत्या, क्योंकि ऐसा प्रेशर उन पर बनाया गया काम का 18-18 घंटे का, ऐसा प्रेशर बनाया गया टारगेट पूरा करने का कि उनको स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अलग अलग अखबारों में भी खबर छपी है और इसके तथ्य भी आपके सामने हमेशा रखे गए। तब जहां वहां चुप्पी आप साध लेते हैं तो जनता आपसे सवाल पूछती है, और मजदूरों के बड़े हिमायती बनते थे मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे ये कैसा लॉ पास कर रहे हैं जिसमें आप ये खुद कह रहे हैं कि 300 मजदूरों को बिना अनुमति के आप निकाल सकते हैं। आप लगातार 18 घंटे 12 घंटे की उनके जो काम का जो स्पैन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये किस प्रकार छोटी छोटी कंपनियों को आप क्या क्या कर रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं, कभी नुकसान दे रहे हैं, सारी बातों को मजदूरों को बस ये कह दिया गया है कि नहीं नहीं आप काम करो, सवाल मत करो। तो ये जो पूरा चिट्ठा लाया उसको आप बताइए। आज जनता सवाल पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे। आपसे जब मणिपुर पर चर्चा करी तो आपने 2.5 साल बता दिए। आज तक देश के प्रधानमंत्री एक दफा, क्योंकि चुनाव थे तो हो आए। अब अगर एसआईआर की बात कर लिए, कर तो रही हैं आप, मुझे बता दीजिए 12 राज्यों में एक तरीके का एसआईआर, लेकिन असम में अलग तरीके की आपने थाली बनाकर परोसा। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि एसआईआर यहां हो जाएगा तो आपकी गिनती उल्टी हो जाएगी, आपको लगा यहां तो उल्टा पड़ जाएगा। जहां चुनाव आने वाले हैं वहां एसआईआर आप अभी करा नहीं रहे, प्राथमिकता आप उत्तर प्रदेश को जो 27 में आने वहां दे रहे हैं। तो ये गोल मटोल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो सरकार चला रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कब तक करिएगा? और जब तक करिएगा विपक्ष तो सवाल पूछता रहेगा और आप जवाब आपको देना पड़ेगा। जिम्मेदारी विपक्ष की सवाल पूछना है। हम सवाल पूछते हैं, आप एंटी नेशनल है, एंटी सिक्योरिटी है, ये हाहाकार बनाकर नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। सरकार सवालों से क्यों भागती है, मैं ये जानना चाहती हूं। आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि चर्चा कब करेंगे। 9 दिसंबर की आपने बात करी, आप अपनी बात को प्रेम भाई यहां पर अलग तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा नहीं चर्चा होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम 9 दिसंबर को करेंगे। अरे अगर गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो मत करिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो एसआईआर है जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि वोट काटने का काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो ये एप्लीकेशन है जिसके लिए आपने बोला कि हम पहले से प्री इंस्टॉल कर देंगे और सारी प्राइवेसी आपकी ले लेंगे, जो कहते हैं ना पेगासस का छोटा भाई, जो इन्होंने पहले भी करा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि देश में क्यों 2-2 एक ही साल में आतंकवादी हमले हुए, जब आपने कहा था 56 इंच का सीना है और देखिएगा गृह मंत्री की ताकत कि हमारी चाणक्य वाली पुलिस है, तो आज बताइए ना वो हमले क्यों हुए? आज जवाब आपको देना पड़ेगा। कब तक भागिएगा? ठीक है निगत जी, ये तो आपने यहाँ पर डिबेट में बात रख दी और ये भी देश के सामने ही गई, लेकिन यही बात तो संसद में रखी जा सकती है। जैसे आपने रखी, आपके नेता रख सकते हैं, वो तो सत्ता पक्ष भी नहीं रोक सकता। मैंने ये पूछा था कि इस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते, इस चीज को सार्थक बहस में क्यों नहीं ले जा सकते? वो चीज सिर्फ हंगामे, वेल में उतरने, बायकॉट करने, वहां तक क्यों पहुंचती है? मैं आती हूँ। विपिन जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात करी और बहुत ही अच्छा लगा जब आपने ये चर्चा करी। डिबेट की शुरुआत में आपने बोला कि देखिए पोल्यूशन, लोगों के फेफड़ों की चिंता किसी को नहीं है, लोगों की सांस की चिंता किसी को नहीं है। आप याद करिएगा, और आप मुझसे बड़े उम्र में भी होंगे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, पर आप तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं। आपको याद होगा पिछले साल तक जब दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार थी तो हर चैनल पोल्यूशन की चर्चा कर रहा था। आज तो मैंने आपके मुंह से पोल्यूशन का नाम सुनकर मैं तो अचंभित रह गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई चैनल तो है जो पोल्यूशन पर चर्चा करना चाहता है, क्योंकि
देश के प्रधानमंत्री को तो लग रहा है कि मौसम का मजा आ रहा है, क्योंकि वो तो राय यही देते फिर रहे हैं कि जाइए जाइए आप भी मौसम का लुत्फ उठाइए। मुझे बताइए दिल्ली में कहां जाकर फेफड़े जलाएं, इस पर चर्चा करिए। हम तो लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप करिए ना चर्चा, पोल्यूशन पर चर्चा करिए, यही तो देश की प्राथमिकता है ना। सारे एसआईआर पर चर्चा करिए, बीएलओ की मौत हो रही है उस पर चर्चा करिए, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं उस पर चर्चा करिए, लोगों की हत्याएं हो रही है उस पर चर्चा करिए, आतंकवादी हमले हो रहे हैं उस पर चर्चा करिए, मणिपुर जल रहा है उस पर चर्चा करिए, बेरोजगारी हो रही है उस पर चर्चा करिए, महिलाओं का रेप हो रहा है उन पर चर्चा करिए, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है उस पर चर्चा करिए, पेपर लीक हो रहा है उस पर चर्चा करिए। पर ये चर्चा क्या करते हैं, भगोड़े बनकर बैठ रहे हैं, क्यों? देखिए निगत, आपने बहुत सारी बातें बोली। एक तो मैं करेक्ट करूं आपको थोड़ा सा कि जिस पॉल्यूशन की आप बात कर रही हैं वो, एक मिनट, आप सुन पा रही हैं शायद मुझे, उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से तो हो रहा है, हम भी कर रहे हैं जब हमारे जैसा बिजनेस चैनल कर रहा है और बाकी जनरल चैनल्स भी, जितना मेरे देखने में आया हो रही है। बट हो सकता है आपको जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा होगा। एक बात हुई। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए निगत जी ने बहुत सारी बातें कह दी कि आप करने नहीं दे रहे, या ये जो मांग रहे वो आप नहीं करने दे रहे, तो फिर तो ये तो कभी अंतहीन है, इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा कभी। देखिए एक कहावत है विपिन जी, नाच नाए आंगन टेढ़ा। संसद में हम हर विषय पर विषय दर विषय चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और किसी एक सत्र में नहीं, सारे सत्रों में हमारा आग्रह यही रहा है, आइए आतंकवाद पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बताइए 26/11 की घटना हुई तो उस समय जो है आप जो हैं हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लेकर क्यों आए, ये चर्चा करते हैं। और हम आज भी चर्चा करते हैं कि हमारे ऊपर जब अब आतंकवाद हुआ तो हमने कैसे घर में घुसकर मारा। आइए चर्चा करते हैं आतंकवाद पर, आइए चर्चा करते हैं महंगाई पर कि 2004 से 14 में कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई दर 10% एवरेज थी, आज जो है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आइए चर्चा कीजिए कि आपने 1991 से लेकर अपने सारे कार्यकाल में 1991 से 96 और 2004 से 14 में मिलाकर जितनी नौकरियां नहीं दी उससे अधिक नौकरियां रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में सिर्फ 2019 से 2024 के बीच में हुआ है। आइए चर्चा कीजिए आप, हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। हम मणिपुर पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम आतंकवाद पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम प्रदूषण पर भी चर्चा करने को तैयार हैं, हम बेरोजगारी पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। आइए तो सही। आप भाग खड़े होते हैं, संसद सत्र के दौरान भाग जाएंगे कोलंबिया, चुनाव के समय भाग जाएंगे कहीं और। आप भागते हैं, आप भगोड़े हैं, आपका नेतृत्व भगोड़ा है। आपके नेतृत्व का क्या हम पैर पकड़ के ले आए? आइए विषयों पर चर्चा कीजिए ना, हम तो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। चुनाव ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके, अब तक जी ठीक है, एक आप जो है सुप्रीम कोर्ट, मैं लौट के आता हूं आपके पास कि एसआईआर संवैधानिक है। कांग्रेस की प्रवक्ता आके चैनल पे कह दे कि असंवैधानिक है, तो संविधान जो है इंदिरा गांधी के किचन में संविधान नहीं चलता। इंदिरा गांधी, मैं आऊंगा, लौट के आता हूं आपके पास। प्रेम भाई आता हूं, प्रेम जी नहीं चलेगा, आता हूं। ठीक है, एक टिप्पणी चाहिए थी उस पर आपकी। मैं सारी फाइलें जनपद उठाकर कोई ले जाए। ठीक है, तौसीफ रहमान, टीएमसी की बात करें तो अक्सर खुद को आप कहते हो कि हम सबसे मुखर आवाज हैं विपक्ष की, लेकिन सबसे ज्यादा जो अवमानना के मामले या अव्यवस्था के मामले वो भी आपकी पार्टी की तरफ आते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा कथनी और करनी में अंतर लगता है, ऐसा क्यों? सार्थक बहस भी हो सकती है, लेकिन उस बहस को हमेशा एकदम टॉप लेवल पे जाके और एक तीखेपन में लेके जाके करना, तो फिर उससे तो कभी हल नहीं निकलने वाला। नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सर देखिए, यहाँ पे एक ऐसा है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? तो मुझे जो मार रहा है वही मेरा लॉयर है, तो मेरे हक में फैसला आएगा कैसे सर? और आप कह रहे हैं कि हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, वो तो है सर, क्योंकि नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे आप 2014 को ले लीजिए, 2016 को ले लीजिए, 21 को ले लीजिए, 19 को ले लीजिए, जितना आपको इलेक्शन का लेना है, रिजल्ट बंगाल का जितना लेना आप ले लीजिए। हालांकि इनकी जो पूरी मशीनरी थी, ये जो डेली पैसेंजरी लोग हैं जो दिल्ली से डेली आना जाना करते हैं बंगाल, ये सब कर रहे थे। इनका जो एक बिहेवियर है, जो चरित्र है जमींदारी का, वो भी करते हैं ये लोग बंगाल में।
आप मुझे ये बताइए, जब हम अपने आप को अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन कहते हैं, क्योंकि हमने लोगों का काम किया इसलिए स्ट्रांग ऑपोजिशन कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि स्टूडियो में आके बहुत जोर का चिल्ला रहे हैं। ऐसा स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं बनता सर। स्ट्रांग ऑपोजिशन तब बनता है जब आप लोगों की सेवा करते हैं और लोग आपको मैंडेट देते हैं, आपको वोट देते हैं। देखिए ना सर, कितनी साधारण सी बात है। आपको बंगाल के लोगों ने 18 एमपी का आशीर्वाद दिया था सर। मैं इसको तो इनकार नहीं कर सकता। मैं क्या पागल हूं कि मैंडेट को इनकार कर दूंगा? 18 एमपी थे सर। आपके पास मठुआ समाज था, आपके पास संथाल समाज था, आपके पास चाय बागान वाले लेबर्स थे। आपने क्या किया सर उनका? आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। और ये तौसीफ रहमान आपके शो में आके नहीं कह रहा है सर, ये तो वहां के लोग कह रहे हैं, तभी तो पटका दिया, तभी तो ये रिजल्ट जो 2024 का हुआ सबके आंख के सामने है। और कल को सर अगर टीएमसी अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो टीएमसी के साथ भी यही होगा सर, हमारे साथ भी होगा। हम कौन सा नरेंद्र मोदी के साथ अमृत जूती पहन के पिए हुए हैं कि भाई हमने जमजम पानी पी लिया है, हम बहुत पाकीज़ा हैं? ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें बीजेपी से आती है सर। सर हम आंकड़े पे बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि एसआईआर को लेके अभिषेक बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय क्यों चिल्ला चिल्ली कर रही हैं? हम एसआईआर पे बात करना चाहते हैं, हम वोटबंदी पे बात करना चाहते थे, हम पुलवामा पे बात करना चाहते थे, हम पहलगाम में बात करना चाहते थे। 600 दिन मणिपुर पे आज भी चल रहा है, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। हम उसमें बात करना चाहते थे। सर कह रहे हैं हम बात करेंगे। कब करेंगे आप? अब वो तारीख भी आप डिसाइड करेंगे, दिन भी आप डिसाइड करेंगे, लहजा भी आप डिसाइड करेंगे। तो सर हम यहाँ पर ताली बजाने के लिए तो नहीं बैठे सर। हम भी तो मैंडेट लेकर 29 सीट के साथ पार्लियामेंट घुसे हैं। तो अगर हम आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आप तो जवाब देने के लायक है, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, जब भी कोई एमपी बनता है अपने स्टेट से यही पुकारता है एक ही आवाज में, एक मौका दे दीजिए, मेरी आवाज पार्लियामेंट में जाएगी, मतलब आपकी आवाज पार्लियामेंट में जाएगी। कैसे सर? और जब भी आप बंगाल की बात करते हैं तो आप रेप को लेकर आ जाते हैं, आप आरजीकर को लेकर आ जाते हैं, आप कहते हैं पोस्ट पोल वायलेंस। सर कोई रेप के बारे में बात करेगा सर? राजस्थान का सेंसेक्स यहाँ है, हम टच भी नहीं कर सकते हैं, उसमें बात नहीं होती। सर राम मंदिर अयोध्या, मतलब नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना पवित्र जगह जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई सर, उसके अंदर रेप हो गया। बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती है सर। काला धन के ऊपर बात हो रही थी कि मुझे, अच्छा आप बताइए सर, मैं तो चलिए नौसिखिया हूं, 50 दिन का मुझे वक्त दीजिए दोस्तों। अगर मैं नहीं कर सका आप मेरी गर्दन पकड़ के रास्ते में ले आइएगा। सर क्या हुआ उस 50 दिन में सर? कुछ नहीं हुआ सर। अब एसआईआर में सेंसस में आपको 30 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, 2021 में होने वाला था। तो 2011 में जो हुआ, चलिए उस पर कांग्रेस था, ठीक है, कांग्रेस को लथेड़ते हैं हम, कांग्रेस ने अपना काम सही से नहीं किया। 2014 में विश्वगुरु आए, तो विश्वगुरु 2014 में आके ये देख लेते कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कितने घुसपैठिया हैं। उन्होंने नहीं किया। आपने क्या किया? आधार को लिंक कराओ। भैया हमने किया, हम धूप में खड़े थे, मेरी माँ बहनें धूप पे खड़ी थी आधार लिंक कराने के लिए, जैसे कि वोटबंदी में लोग बीमार पड़े थे। उसके बाद भी कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने? हम आधार कार्ड को सिटीजनशिप प्रूव नहीं करना चाहते, मत करिए। सर बॉर्डर में हमारे बीएसएफ जवान जिनके लिए हम फक्र महसूस करते हैं सर, वो खड़े हैं, वो वही करते हैं जो सरकार बोलता है सर। तो 2014 से पहले इनकॉम्पिटेंट कौन था, कौन बेकार था? कांग्रेस था। होम मिनिस्टर नहीं अच्छे थे उनके, मैं मान लिया। मैं बोल रहा हूं आपको 2014 के बाद मेरे विश्व गुरु के जो राइट हैंड है अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, राजनाथ सिंह के पास थी डिफेंस मिनिस्टर। सर ये लोग तार के नीचे से आए और चले गए। कैसे होता है सर? पहलगाम में 4-5 बंदा आया, नाम पूछ के कलमा सुना के मार के चला गया। देखिए तौसीफ भाई, ये आप गिनाते रहेंगे, मैं देखिए हाँ आप बताते रहेंगे और ये पूरा शो भी खत्म हो जाएगा, तो वो चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन मूल प्रश्न आज का ये है कि माफी चाहता कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सुनी भी मैंने, सबने भी सुनी। मूल प्रश्न लेकिन ये है कि हम इस स्थिति से बाहर कैसे आएंगे। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत समय तक संसद को कवर भी किया है और अभी भी भले ही वहाँ सदन के अंदर जाके ना, लेकिन कार्रवाई पे तो रोज ही नजर रखते हैं। एक एक करके दोनों के पास आता हूं। सतीश जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं वरिष्ठ होने के नाते, कि संसद में जो ये ऐसा गतिरोध बन गया, एक हठधर्मिता दिखती है, चाहे सत्ता पक्ष देखें चाहे विपक्ष देखे, लेकिन जनता जिसने उसको वहां भेजा है वो इसका क्या करे? कोई कामकाज ही नहीं है, या फिर बिल पास होते हैं तो ऐसे पास होते हैं कि फिर वो लगता है कि बस पास कर दिए गए, एक तरफा हो गया। विपक्ष को भी देखे तो वो बात सुनने को तैयार नहीं।
सत्ता पक्ष तो ये दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये गतिरोध अब इस लेवल पे क्यों पहुंच गया है? हाँ विपिन जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पॉल्यूशन। दरअसल राजनीति में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि जो राजनीति की आबो हवा है उसके ऊपर जो चर्चा है वो सबसे पहले होना चाहिए। ये तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कोई तैयार नहीं है क्योंकि वो पोल्यूटेड है, ये बात समझ लीजिए। मुझे तो लगता है कि अगर संसद में अगर ये टकराव होता है, हंगामा होता है, नारे लगते हैं, प्लकार्ड दिखते हैं, तो ये तो मुझे हर्ष देता है, मुझे बहुत खुश होता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। इसलिए कि अगर संसद सुनसान हो जाए, संसद बना है किस लिए? इसीलिए ना कि मुद्दे उठाए जाए। आप अंदर नहीं, बाहर उठाइए, संसद परिसर में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। प्रेम जी को पता होगा 2010 एक निर्णायक साल था, जब करप्शन के इतने सारे इशू थे, हम लोगों ने बड़ी कवर किया और बहुत खिलाफ दिखाया, सरकार के खिलाफ दिखाया। 2010 में इसी शीतकालीन सत्र को भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया था, नहीं चलने दिया था। और मुझे जहां तक याद पड़ रहा है 2010 में ही भारतीय जनता पार्टी ने ये पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर, पेट्रोल के दाम को लेकर के पूरा भारत बंद रखा था, भारत बंद का कॉल दिया था। तो हो सकता है विपक्ष वालों ने इन्हीं से सीखा होगा। आज तो चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि अब तो कभी कभी कहा जाता था कि मनमोहन सिंह के उम्र के ऊपर चला गया है रुपए का, डॉलर का दाम, आज तो अब आडवाणी जी के एज की तरफ बढ़ गया। तो बात यह है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो किसी भी सरकार को सुहाता नहीं है। और आपको मैं बताऊं, मैं पार्लियामेंट का बहुत एक्टिव रिपोर्टर रहा हूँ कई साल, 10 से 15 साल। तो हमने देखा है अन्ना आंदोलन जब हुआ तो मेरा तो ऐसा मानना है और मुझे जानकारी भी थी कि इसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके वो एक तरह से, जिसने कराया, जिसका भी वो प्रायोजित था वो ठीक है, लेकिन जब बात टकराव टालने की हुई तो दोनों मिल गए। इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, भले बाहर में जाके जो कहें। तो मुद्दा बहुत ज्वलंत है। और अब इसमें हम क्या कहें कि भाई संसद का खर्चा होता, हम लोग बार बार दिखाते हैं, हम लोग आज से नहीं सालों से दिखा रहे हैं, लेकिन ये खर्चा इस समय हो रहा है, इस समय जाया हो रहा है या पहले भी होता था। भारतीय जनता पार्टी में अपार क्षमता है प्रदर्शन का, धरने का, पिटीशन का, हंगामा खड़ा करने का, प्रोपेगेंडा करने का, ये सब है। तो हमको लगता है विपक्ष वाले भी इससे सीख रहे हैं। चलिए, अब तो कम से कम SIR पर चर्चा हुई, क्यों नहीं हुई पिछले सत्र में? ये कहा गया कि चुनाव आयोग का बात जो है, बलराम जाखड़ जी का अभी दिया गया हवाला, वो चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग नहीं है। तो अब कैसे मान लिया भाई? आप परिपाटी तोड़ रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, चर्चा नहीं करते। और जब इस बार आप परिपाटी तोड़ रहे हैं और गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो पिछले बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर ही चर्चा क्यों नहीं कराया? तब आपने या तो वो गलत किया, या तो ये गलत किया, या दोनों गलत किया। ऐसा यार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे मैं नहीं जा रहा हूं पार्टी लाइन पर, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसका SIR का सिर पैर पता ही नहीं चलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कभी कुछ के चक्कर में कभी 12 दिन का टाइम, कभी 15 दिन का टाइम। अरे भाई SIR से किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता, समय लेके करो। 2003 में SIR जैसी चीज हुई थी, उसके बाद उसको रोक दिया गया था, है ना। और उस समय जो रिवीजन हुआ था, 12 राज्यों में 8-8 महीने लगे थे। यहां तो लग रहा है जैसे एकदम एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचाना है, इस तरह की हालत है। क्यों ऐसा करना है? तो ये पूरा आबो हवा बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। आप जिसकी जिम्मेवारी तय करें, कसूरवार बनाए, लेकिन इससे जो है हमको लगता है हमारे देश की व्यवस्था को ही, देश में जो पूरा ये जो व्यवस्था चल रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली, और अभी तक चल रही है, उसको धक्का पहुंचता है। ये बात हमको सबको समझना है। आज वो पक्ष में है, कल वो विपक्ष में, कभी वो विपक्ष में, कभी ये पक्ष में, ये तो चलता ही रहता है।
तो चलने दीजिए, इसी परंपरा को ही मानिए। नहीं अगर ऐसा करेंगे तो भाई चाहे वो विपक्ष करे, चाहे वो एक न रहे, चाहे वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए करे। और यही बात सत्ता पक्ष पे लागू होता है जी। कि अगर आप अपॉर्चुनिस्ट होंगे, अपना जिसकी लाठी उसकी भैंस करेंगे, तो भैंस पानी में भी जाती। जी जी। हर्ष जी, तो क्या कैसे समझे इसको? क्या ये न्यू नॉर्मल टाइप चीज है, या अब हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं ऑफ द डेमोक्रेसी जहां पर पक्ष और विपक्ष इसी तरीके से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ? देखिए विपिन जी, अच्छी अच्छी बातें करके कोई कह दे कि साथ में बैठना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब इतना अविश्वास बढ़ जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो फिर कोई गुंजाइश रह जाए, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। और प्रदूषण के मुद्दे पर ठीक है, प्रियंका जी का बयान आप चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने प्रदूषण के मुद्दे पर कब संसद में चर्चा की, कोई ऐसी बात कही हो, मुझे तो अभी नहीं ध्यान में है। इस बार भी एसआईआर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पिछले जितने संसद के सत्र बाधित हुए उसमें आप मुद्दों को उठाकर देख लेंगे तो अलग अलग मुद्दे थे जो आमतौर पर हम आप कुछ भी कहें, जनता को नहीं लगा कि विपक्ष उनके मुद्दे उठा रहा है। दो ही तरीका होता है, और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी सहूलियत होती है। दो वजहों के लिए संसद है। जनता के हित से जुड़े हर मुद्दे संसद में पहुंचे, जिससे उसके सारे जितने पहलू उस पर बातचीत हो जाए। दूसरा क्या है, सरकार कानून बनाए। जब सरकार हम कहते हैं तो उसमें विपक्ष भी शामिल हो जाता है, क्योंकि जब कानून बनेगा तो सदन बनाता है, कोई सरकार का नहीं हो जाता है, सरकार तो लागू करती है। अब दूसरा वाला हिस्सा तो फिर भी चल जा रहा है, लोग वॉकआउट कर जाएंगे, कम संख्या में रहेंगे, पास हो जाएगा, सरकार पारित करा लेती है। लेकिन जो कार्रवाई चल रही है कितनी चल रही? किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा पिछले कई सत्रों से होती हुई नहीं दिख रही। कुछ कुछ विषयों पर छोड़ दीजिए, जब प्रधानमंत्री को किसी चीज का जवाब देना है, जब कोई बड़ा मुद्दा है, तो जैसे मणिपुर हुआ या ऐसे कोई मुद्दे, उस पर भले जनता सुनना चाहती है ना। जो नए सांसद हैं उनको भी तो कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अब एसआईआर के मुद्दे पर जरा सोचिए, सरकार ने कहा ठीक है चुनाव सुधारों पर हम बात करेंगे। एसआईआर क्या सचमुच एसआईआर का सदन में उस पर कोई चर्चा हो, कोई बहस हो, उसकी जरूरत थी? एसआईआर एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सभी राज्य सरकारों के लोग, सभी लोग शामिल हैं, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया, उसमें जो बीएलओ की बात आ रही है, उस बीएलओ की जो जान गई है जहां भी गई, उसकी अब तक जांच होनी चाहिए। जांच होकर चुनाव आयोग को बताना चाहिए सदन में क्या चर्चा होगी। सदन में तो चुनाव सुधार पर चर्चा होगी ना। और आप जरा सोचिए, ये नेता लोग, पार्टी लोग कितना ये ईमानदार होते हैं विपिन जी। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड याद होगा, क्या हंगामा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया कि उनके नाम सामने आ जाएंगे, सब बदल जाएगा। लगा कि जैसे किसी एक पार्टी को होगा। उस वक्त मुझे गृहमंत्री अमित शाह का बयान याद है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा कि नाम आने दीजिए। नाम आ गए, जिसने इनको दिया उसने उनको दिया, उसने तृणमूल को दिया, उसने राष्ट्रीय जनता दल को भी दे दिया, उसने जेडीयू को भी दे दिया, उसने स्टालिन को भी दे दिया, बीजेपी को भी दे, जिसको जितना, कांग्रेस को दे दिया, सपा को दे दिया। सवाल ये, क्या सचमुच किसी मुद्दे पर ईमानदारी से बात हो रही? और प्रदूषण तो इतना बुरा है, दिल्ली एनसीआर तो चूंकि हम लोग यहां हैं इसलिए बात कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, सांस लेना मुश्किल है। और इसकी जिम्मेदारी मैं विपक्ष की नहीं मानता हूं। इस पर तो सीधे सीधे मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जवाब इसलिए भी उनको देना चाहिए, सर्वाधिक राज्यों में उनकी सरकार, सिर्फ दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल नहीं, पूरे देश में क्या कोई बड़ा प्लान दिख रहा है? मैंने आज अभी देखा, एक पोस्ट है, पर्यावरण मंत्री जी ने डाला है कि 6वीं मीटिंग उन्होंने चेयर की। निकला क्या? उपाय क्यों नहीं निकल पाया? क्या इन मुद्दों पर सचमुच कोई बात कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता बात कर रहा। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राहुल गांधी एक, जिसको कहते हैं ना, इंटरवल पॉलिटिशियन के तौर पर नजर आते हैं। आप कुछ भी कह लें, नेता विपक्ष वही है। अगर वो गंभीर नहीं है, उनका रेणुका चौधरी के कुत्ते वाले बयान पर, उनका बयान आपने सुना, रेणुका चौधरी वो भौं भौं करके चली गई। अब आप इसमें उम्मीद कर रहे हैं टीवी की बहस में 4 पैनलिस्ट बिठा के और प्रवक्ता बिठा के संसद सुधर जाएगी, सदन सुधर जाएगी? मुझे कतई नहीं लगता। बहुत निराशाजनक स्थिति है। और उसमें फिर मैं कह रहा हूं, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग अरुण जेटली का बयान कोट करते हैं, तो विपक्ष के तौर पर वो कैसे मुद्दे उठाते हैं वो भी सीखना चाहिए था। और क्या राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव हार जाएंगे तो आपको वोट चोरी दिखेगा।
जबकि अगर पारदर्शिता से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो ये तो सभी राजनीतिक दलों का काम था। क्यों उसमें गड़बड़ कर, क्यों अफवाह फैला रहे हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। अपने दिल को बहलाने को हम कह दें कि अरे हो जाएगा बड़ा अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा ऐसा कुछ। जी निगत, कुछ कहना चाहेंगी आप कि एक विपक्ष के तौर पे ठीक है, बहस अच्छी बात है, लेकिन फिर वो उस तरह का कॉन्फिडेंस, उस तरह का कन्विक्शन वो कहीं मिस होता है? नहीं, कैसे मिस होता है? अभी प्रेम शुक्ला जी के सामने मैंने इतने सवाल रखे कि ये डिस्कशन करिए बेरोजगारी पर, महिलाओं पर ये डिस्कशन करिए, तो उन्होंने कहा हाँ डिस्कशन करते हैं, हाँ डिस्कशन करते हैं, पर क्या कहे, ये तो बड़े एंथुजियास्टिक है डिस्कशन करने के लिए, पर इनके सांसद सदन में करना नहीं चाह रहे। और ये इन्फ्लेशन, महंगाई की बात कर रहे थे, इन्हें याद दिला दूं, फूड इन्फ्लेशन 12% है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 45 वर्षों में पहली बार बेरोजगारी का दर इतना बड़ा है मेरे भाई, उस पर चर्चा आप लोग कर नहीं रहे हैं। और अगर पेपर लीक की बात कर ले तो स्टेट्स को भूल जाते, पूरे देश को, भारतवर्ष को आपने अड्डा बना दिया पेपर लीक का। आप लोगों की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली विपिन जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। सिर्फ मैं इतना आग्रह कर रहा हूँ, सिर्फ आग्रह में कोई बीच में नहीं बोल रहा हूँ। वरिष्ठ है, मैं नहीं चाहती कि मैं बेइज्जती करूं। इन्हें बोलिए बाद में बोले, इन्हें बोलिए बाद में बोले, इन्हें बोलिए मुझसे बात बोले। बाउंड्री वायलेशन 2020 से 2000 निगत जी प्रेम जी, ठीक है, एक एक करके ले लेते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए निगत जी, और फिर प्रेम जी आप उसका जवाब दे दीजिएगा पूरा। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। बाउंड्री वायलेशन एलएसी की 2020 से 2024 के बीच में 100 दफा से अधिक बार हुई है। टेररिस्ट अटैक कितनी दफा हो चुके बता नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास ही गिनती नहीं है। इस साल के 2 ही बता दे क्यों हुए और कैसे हो गए, और इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया विद इन 6 मंथ्स, ये भी बता दे तो बहुत बड़ी बात है। एक तो दिल्ली देश की राजधानी में हुआ है, मणिपुर पर नग्न किया गया औरतों को और इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जरा मैं याद दिला दूं, मैं एक वीडियो आपकी अनुमति के साथ यहां सुनाना चाहती हूं, और मेरी नहीं, आपकी नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो मैं चाहूंगी निगत मैम जो चीज दिख नहीं पाएगी, जो सिर्फ दिखेगी नहीं वीडियो, वो मत चलाइए, क्योंकि फिर वो आधी अधूरी सी चीज लगेगी। आप बता दीजिए क्या बोलना चाह रही हैं। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे वो नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला हो? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज है, जो लगातार कहते थे कि देखिए रुपया गिरता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। आज इनसे पूछिए कि 90 रुपए कैसे हो गया रुपया, और जो इनके एनालिस्ट बैठे वो यहां पर क्यों सफाई देते फिर रहे, नहीं कोई बात नहीं, 90 रुपया भी हो गया तो कोई बात नहीं, है तो देश के लिए अच्छा है। पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कहते थे कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता है, लेकिन हिंदुस्तान का गिर रहा है। आज इन्हीं की सरकार में गिर रहा है। इस पर चर्चा करिए, हम तो कहते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ, भगोड़े आप और आपकी सरकार है, जो सदन से भी भागते हैं और डिबेट से भी भागते हैं, और सोशल मीडिया पे तो बस आपका आईटी ट्रोल चलता है। जवाब मांगो तो जवाब आप देश और दुनिया को और जनता को और विपक्ष को दे नहीं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी, अभी आपके चैनल पे किस तरह से सरासर झूठ बोला गया। इन्होंने कहा फूड इन्फ्लेशन रेट 12% है, ईयर ऑन ईयर फूड इन्फ्लेशन रेट करंट 5.02% है, जो 2004 से 2014 जब वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी उस काल में भारत का फूड इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर था। तो ये झूठ कैसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने वाले राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते। ये फैक्ट चेक आप कर लीजिए। मैं यही फैक्ट चेक मांग रहा था आपसे। आप तो आर्थिक चैनल है, कृपा करके मुझे फैक्ट चेक करके बता दीजिए कि क्या 2004 से 14 और 14 से 25 के बीच में क्या बेरोजगारी दर सब रिकॉर्ड स्तर पर है? क्या तो नहीं है। सबसे अधिक ईपीएफओ में सबसे प्रामाणिक अगर कोई आंकड़ा होता है रोजगार प्रदान करने का, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन, जो कोई जो है बोगस कंट्रीब्यूशन का फिगर आ नहीं सकता। ईपीएफओ में सर्वाधिक आंकड़े अगर आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आए हैं। ये फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, फैक्ट चेक कर लीजिए। तो ये कैसे? और आतंकवादी हमले 2004 से लेकर 2014 के बीच में आतंकी हमलों में 3,500 से अधिक निर्दोष भारतीयों की जान गई है। और जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ उसमें श्रीमान राहुल गांधी शराब की पार्टी कर रहे थे। ये मेरा आरोप नहीं है, बल्कि तत्कालीन कांग्रेस की
सपोर्ट से संसद में आए श्री राम जेठमलानी। 2005 में संसद में उन्हें नामित करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था और 2008 में श्री राम जेठमलानी ये कह रहे थे कि श्रीमान राहुल गांधी 26/11 के आतंकी हमलों के दिन वो उस रात में शराब की पार्टी में मस्त, ये मेरा कहना नहीं है। और श्रीमान पी चिदम्बरम ने यह कबूल किया है कि वो अमेरिका के भय के नाते उन्होंने उस समय जब भारत की सेनाएं कह रही थी कि हम पाकिस्तान के कमांड सेंटर, जहां से आतंकवादी लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को कराची के जिस कमांड सेंटर से कमांड मिल रहा है उस पर एयर स्ट्राइक हम कर सकते हैं। फाली मेजर हमारे तत्कालीन एयरफोर्स के चीफ थे, उसके बावजूद अमेरिका के भय के मारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उल्टा श्रीमान दिग्विजय सिंह ने जाकर अजीज बर्नी की एक पुस्तक को प्रकाशित करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसको षड्यंत्र बताया। क्यों? क्योंकि महेश भट्ट जो श्रीमती सोनिया गांधी के व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके पुत्र राहुल भट्ट वो जो है डेविड हेडली को जो है मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर, सेना भवन जैसे स्थानों पर ले गए थे और सिद्धिविनायक मंदिर से कलावा खरीदा गया था ताकि आतंकवादियों को हिंदू सिद्ध किया जा सके। अगर तुकाराम ओमड़े ने अपना बलिदान देकर अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता आप कुछ भी तो उस आतंकवादी हमले को श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को सफदर नागौरी द्वारा बाकायदा लाई डिटेक्टर टेस्ट में, नार्कोलाइसिस में ये कबूल किए जाने के बावजूद कि उस आतंकी हमले में लश्कर तोयबा का हाथ था, उसको हिंदू आतंकवाद बताया था, तो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाचने वाले जिनके बयानों का दुरुपयोग बारंबार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान करता रहा है, ऐसे लोग आतंकवाद पर चर्चा करना चाहें तो स्वागत कर रहे हैं। आप आतंकवाद पर चर्चा कीजिए, आप बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, आप आर्थिक स्थिति पर चर्चा कीजिए, हर विषय पर। लेकिन संसद की तय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम चर्चा करने को तैयार हैं। आप जो आप तो राहुल गांधी को ठीक है मैं यहाँ पे एक संसद की स्थापना से बनी है, उस प्रक्रिया का आप अनुसरण कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक यहाँ पे लेना चाहूंगा। लेकिन अगर यही बात है कि प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ होना है तो फिर होता क्यों नहीं है? एक प्रक्रिया अगर बनी हुई है तो फिर उसके हिसाब से चीजें क्यों नहीं होती? किसकी हठधर्मिता है? सत्ता की, विपक्ष की? वो एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि बिल आप बिना चर्चा के पास कर देते हैं, दूसरी तरफ आपका कहना है कि सारी चर्चा के लिए आप इन्हें मौका देते हैं लेकिन ये चर्चा करने को तैयार नहीं है, इनका मकसद सिर्फ हंगामा है। तो फिर निराकरण क्या है? छोटा ब्रेक के बाद ये एक अहम सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही है यहां पर कि संसद में संघर्ष विराम, लेकिन प्रश्न चिन्ह के साथ की बात तो हुई थी कि संसद की चर्चा यहां से चलेगी, लेकिन वो बार बार हंगामे की भेंट आखिर क्यों चढ़ जाती है? क्यों कहीं एक रूपता नहीं दिखती पक्ष और विपक्ष के बीच में कि सार्थक चर्चा संसद में हो? क्योंकि देश के नागरिकों ने दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ उस सर्वोच्च सदन में पहुंचाया है जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, और उसकी एक अपनी गरिमा है, उसका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन वो तरीका बदस्तूर अब बहुत हद तक बदल चुका है। ब्रेक से पहले बात हुई काफ़ी सारी, और ब्रेक से पहले बहुत कुछ हमारे सभी राजनीतिक दलों के मित्रों ने कहा, उसमें से कुछ एक बातें आई और कुछ एक यहाँ पर पॉइंट्स भी रखे गए। निगत, आपने एक चर्चा का बिंदु रखा था और वो था कि यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन, चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं और थोड़ा आंकड़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, तो देखिए जो ताज़ा आंकड़े और जो आरबीआई और गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उनके हिसाब से इस समय जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो माइनस में है, ठीक है, और ये 2012 के बाद सबसे कम है, और जो आरबीआई का सेट टारगेट है उससे वो 4% का, लेकिन इस समय का जो आंकड़ा है वो -5.02% का है। और भी लोग हैं अभी इस पैनल पे जो आर्थिक तौर पे अपनी थोड़ी पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से करते हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाता हूं क्योंकि काफी आर्थिक आंकड़ों के ऊपर काम करते हैं। विपिन जी, अभी इन चीजों के ऊपर करना चाहती हूँ। हाँ, कर दीजिए।
देखिए विपिन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपके चैनल की भी। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं रखती। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, जो लीक्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था उसमें बताया गया था बाकायदा 2017 और 18 का कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। इस पर ये हेमंत प्रेम शुक्ला जी के सवाल का मैं जवाब देती हूँ। और जो आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो भी लीक्ड डॉक्यूमेंट ही है, जो मैं नहीं, अलग अलग पत्रकारों ने लिखा और अलग अलग वेबसाइट्स ने इसको कवर भी करा कि किस प्रकार फूड इन्फ्लेशन हाई हुई है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप अभी चले जाइए किसी भी ऐप पर सब्जी खरीदने के लिए और आप बताइए कि 2014 से पहले क्या रेट हुआ करते थे और आज निगत मैम एक मिनट, लीक्ड देखिए, अब जो अगर देश के जो संस्थान है जो आंकड़े प्रोवाइड करते हैं लीक्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं एक पुराना इंसिडेंट सुना देता हूं मैम यहाँ पर, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। शायद बात हो रही थी बिहार चुनाव के दौरान और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का नाम लेके जिक्र किया था कि जो महिलाओं को पैसे बांटे जाएंगे उसका कुछ ट्रिलियंस में अकाउंट आएगा। तो देखिए, ये कोई छाप दे, हमें भी उसको पहले कसौटी पे कसना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसको कोट करना चाहिए। कई बार वो कोट थोड़े मिसप्लेस हो जाते हैं। नहीं, जस्ट मैंने एक बात रखी अपनी, क्योंकि ये आंकड़े मैंने भी चेक किए पर वैसे नहीं निकले। सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ना मान के हम पत्रकारों पर भी भरोसा करने लगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, टेक योर पॉइंट। लेकिन उसके लिए मैं पत्रकार के पास ही जा रहा हूं। हर्ष जी, मैं दोनों पत्रकारों के पास जा रहा हूं। हर्ष जी, देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद कभी किसी बहस में नहीं हुआ होगा जो आज यहाँ हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने विशुद्ध झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद वो कह रही हैं कि 2017 की किसी अखबार की रिपोर्ट लीक्ड डेटा है। इसके पहले भी ऐसे ही डेटा को झूठ कई डिबेट में बोलती रही हैं, आज फिर उन्होंने किया। एक तो ये बिजनेस चैनल है, दूसरा बाकायदा आंकड़े हैं, महीने दर महीने के आंकड़े हैं जो साफ बता रहे हैं कि देश में फूड इन्फ्लेशन और जिसको हम कहते हैं कि ग्राहकों के लिए जो महंगाई है, सीपीआई जिसको कहते हैं, वो दो का दोनों रिकॉर्ड लो पर है। ईयर ऑन ईयर भी है, मंथ ऑन मंथ भी वो नीचे गया है। आप अगर अप्रैल से शुरू करें अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि नवंबर का डेटा आया नहीं, अक्टूबर तक का डेटा है, पहली बात ये। दूसरा, मैंने ये कई बार कहा कि भाई आप लोग थोड़ा तो बताया कीजिए। ठीक है, पार्टी के तौर पर अच्छा लगता है और मैंने पहले कहा था ना कि ये नई चर्चा हो सकती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हार को पचा न पाने की कांग्रेस स्थिति में कुछ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक आप कांग्रेस प्रवक्ताओं के मुंह से सुनेंगे 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी। जानते हैं ये कब का आंकड़ा है विपिन जी? आपको तो ध्यान में होगा, ये कोविड काल का आंकड़ा है और उसी आंकड़े पर ये अपडेट तक नहीं होते हैं और इसीलिए इनको नहीं पता है कि आज का आंकड़ा क्या है। जब ऐसी मना स्थिति में विपक्ष रहेगा तो क्या आपको लगता है कि सदन चले? कि मैं आपके मूल मुद्दे पे आता हूं, घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा। असली बात यह है, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष की तैयारी नहीं है। और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गई। आपके ऊपर आरोप लगता है कि टिकट चोरी कर दिया आपने, आपके ऊपर लगता है आरोप कि आप टिकट सही बांट नहीं पाते हैं। और आज या कल शायद वो तस्वीर आई, तक कल की है, तेजस्वी यादव जी प्रेम कुमार जी को बधाई दे रहे हैं। प्रेम कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रभाव में आकर गड़बड़ हो गए, वरना वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर का फॉर्म भरते हुए वो बाकायदा फोटो डालते हैं एक्स पर। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष को जनता की नजर में अपना खोया हुआ विश्वास हासिल करना होगा, वरना कई बार होता है सरकार को आप जब इस तरह से हर बार उठपटांग बोलेंगे तो कई बार सही मुद्दे पर भी सरकार घेरी नहीं जा सकती है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जी सतीश जी, देखिए किस पर क्या बोला जाए बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन एक बात कहूंगा, जब प्रेम भाई ईपीएफओ का डेटा देते हैं तो उनको लेबर सर्वे का भी डेटा देना चाहिए। ये हो सब महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल निश्चित रूप से हाल के दिनों में हुआ है। हालांकि ये भी तथ्य है कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय बहुत सारा डेटा रिलीज ही नहीं किया गया था। आपको तो मालूम, आप बिजनेस चैनल है, बाद में किया गया। हमको लगता है बहुत चीज़ों की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अभी हर्ष जी ने कहा कि सर कोई एक सा मुद्दा है जिसकी चर्चा की आवश्यकता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि चर्चा की आवश्यकता है, मैं तो बस उसी राष्ट्रीय समाचार पत्र का जिसकी प्रतिष्ठा हम में और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उस सबसे ज़्यादा है, उसको लेकर के जो खुलासे किए हैं उसके आलोक में तो चर्चा बनती है भाई, क्योंकि वो तो शुद्धिकरण है ना, बहुत शुद्ध हो रहा है। चर्चा क्यों नहीं हो भाई?
कौन ऐसी चीज है जिसकी संसद में चर्चा नहीं हो सकती? ये फालतू के जो बहस करते रहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अरे ये देश का जो भी अभी ढांचा है वो संविधान सभा के द्वारा जो संसद का निर्माण है उसी के बाद तो ये बना है। कौन ऐसी चीज है जिस पे चर्चा नहीं हो सकती? तो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में फालतू के बातें बताई जाती है। बस दरअसल वही बात मैं कह रहा हूं, जो ये पोल्यूशन हो गया ना राजनीति में, उसको अगर हम डिस्कस कर ले, बाकी भले किसी मुद्दे को डिस्कस न करें, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। और अगर ये वाला चीज गड़बड़ रहा तो एक भी चीज सही नहीं रहेगा। जी जी प्रेम जी, क्योंकि सत्ता पक्ष का अपना एक तरीका है, अपना एक काम करने का, और अभी स्पीकर आपका और तमाम चीजें, क्या कोई सिस्टम नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई ऐसी बातचीत नहीं हो सकती? क्या कोई ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकती कि संसद उस तरीके से चल पाए जैसे चलनी चाहिए? देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा जो है विपक्ष का विश्वास अर्जित करने के लिए, जब आप जो हैं लोकसभा के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के आदरणीय सभापति सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वह प्रयास करते हैं कि हर मुद्दे पर सहमति बने और हर बिंदु पर चर्चा हो। विपक्ष की जो इच्छाएं हैं, जिन बिंदुओं पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उस पर संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल चर्चा हो, यह प्रयास हमेशा होता है। यही जो है हमारे संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का सबसे जो है वो कह रही है कि आप बहुत सारे बिल ले आते हैं, अपने मेजॉरिटी पे पास करा देते हैं, चर्चा नहीं करते, उस पे प्रयास करते हैं। जी मैं सुन नहीं पाया, क्या प्रश्न है आपका? मैं कह रहा था प्रेम जी के निगत कह रही थी कि आप बहुत सारे बिल ले आते हैं। मैं कह रहा हूं अपनी मेजॉरिटी पे आप बिल पास करा देते हैं, उनके साथ चर्चा नहीं करते। हम हर बिल पर चर्चा, देखिए बिल तो पास जो है वो संसद में बहुमत से ही होगा, यही संसदीय परंपरा है। लेकिन हम हर विधेयक पर चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो, लेकिन चर्चा करने की बजाय अगर लोग संसद से बहिर्गमन कर देंगे तो हम उनको जबरदस्ती मार्शल पकड़कर लाकर बैठाकर चर्चा कराए, ऐसी हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था नहीं है। हमारी संसदीय व्यवस्था में अगर विपक्ष बहिर्गमन करना चाहे, हंगामा करके भाग जाना चाहे, तो यह उसका संसदीय अधिकार है। ठीक है निगत, एक गंभीर सवाल आखिरी में आपसे लूंगा, छोटे में जवाब दीजिएगा उसका, और वो ये कि देखिए आप विपक्ष हैं, विपक्ष को अपनी बात रखनी है, विपक्ष को अपना सब कुछ रखना, हंगामा भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा संसद बहुत ही काम और पीस और उस तरीके से चलेगी, लेकिन उसमें एक संतुलन दिखाई दे। क्या विपक्ष की तरफ से भी इस तरह की कोशिश हो सकती है, या इस तरह का एक अप्रोच हो सकता है जिससे संसद चले, ना कि वो हमेशा सिर्फ एक विरोध का अड्डा बन के रह जाए? मुझे लगता है विपिन जी, ये तो सरकार की सबसे प्राथमिकता भी होनी चाहिए, और ये जरूरी है सरकार के लिए भी कि जब आप, जैसे इन्होंने कहा बिल, कि जब कोई बिल आए तो वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, ये अनिवार्य होता है। 10 बिल भेजे नहीं गए हैं तो पहले अगर ये ही शुरुआत करें, क्योंकि ये सत्ता पक्ष है तो व्हाई नॉट, ऑब्वियसली विपक्ष आएगा, साथ में इनसे चर्चा भी करेगा। और प्रेम भाई रुकिए, प्रेम भाई रुकिए, कृपया मुझे ये रूल दिखा प्रेम भाई रुकिए, नहीं भेजे गए हैं, ना ही कोई चर्चा हुई है, ना ही कोई डिबेट हुई है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये रियलिटी है। सुनिए सुनिए सुनिए, दूसरा ये बात नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान करे बगैर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना सांस नहीं ले पाते। कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान आप किए जा रही हैं। हिंदू मुसलमान की चर्चा करे बगैर मैं आ रही हूँ। मैंने तो हिंदू मुसलमान संसदीय प्रक्रिया में तो डिबेट सारे विधेयक स्टैंडिंग कमेटी को जाएंगे। हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहते थे इस चर्चा। चुप कराइए, कौन ला रहा है हिंदू मुसलमान? विपिन जी ये गलत बात है, इन्होंने हिंदू मुसलमान बोला था, मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ। पूरी डिबेट उठाकर देख लिया, बता दीजिए अगर मैंने मुसलमान या हिंदू का शब्द भी इस्तेमाल किया हो तो मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। तो इन्हें बता दीजिए कौन से हिंदू ने किया मुसलमान? दिल्ली में 150 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ रहे हैं, आरएसएस का मेरा वक्त भी समाप्त हो रहा है। प्रेम जी और निगत जी और तौसीफ पता नहीं चले गए, दोबारा जुड़े नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए आप जो तमाम लोग हैं, चाहे सत्ता में बैठे हों
चाहे विपक्ष में बैठे हो, आप लोगों की एक बड़ी जवाबदेही है देश के प्रति। सिर्फ ये नहीं है कि हमको उसका विरोध करना है या सत्ता को लगे कि हमको विपक्ष को नहीं करने देना, आप दोनों की जिम्मेदारी है देश के प्रति, क्योंकि किसी न किसी ने आपको चुन के भेजा है। तो फिर उसके सवाल वहां उठे, सार्थक तरीके से उठे, उसके जवाब मिले और सार्थक तरीके से मिले। ये रास्ता उन्हीं लोगों को निकालना है जो वहां पर चुन के पहुंचे गए हैं। हम कितनी भी डिबेट यहां कर लें, अपने पक्ष रख दें, बात वो नहीं है। जिम्मेदारी देखिए आप ही पर आएगी और रास्ता आप दोनों को मिलकर निकाल के देना होगा और तथ्यों के साथ देना होगा। तथ्यों की भी मैं बात करूंगा क्योंकि बीच में तथ्य आए थे, वो तथ्यों को लेकर भी एक राय बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक दूसरे पे उछाल देने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है, लेकिन संसद अभी चल रही है, रोज बहस होगी, रोज बातें होंगी, हम भी फिर लौट के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।